नमस्कार साथियों, ट्रैक टू गैजेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसको हम लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट भी कहते हैं। इस टॉपिक को हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इस टॉपिक के हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपके एग्जाम पर्पज से आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, ऐसी मेरी कामना है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एज पर द अमेंडमेंट व्हाट इज द न्यू टाइटल ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923? संशोधन के अनुसार 1923 के वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का नया शीर्षक क्या है? तो जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के इस नाम को जो है वो चेंज किया गया है। तो संशोधन के बाद एक्ट का नाम एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया। पहले इसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के नाम से जाना जाता है था। साथ ही एक्ट में जहां जहां पर वर्कमैन या वर्कमैन शब्द का प्रयोग आता था उसे बदलकर जो है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयज कर दिया गया। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। क्वेश्चन नंबर 2, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 एक्सटेंड टू विच एरिया? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कहां तक लागू होता है? तो ये पूरे भारत में लागू होता है और सभी क्षेत्रों को कवर करता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो है हमारा आंसर होगा होल ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डिड द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कम्स इन फोर्स? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 कब लागू हुआ? तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हमारा 1 जुलाई 1924 से जो है वो प्रभावी हुआ है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1924। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेशन इज द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 किस प्रकार का कानून है? तो यह अधिनियम जो है एक सामाजिक सुरक्षा कानून है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को काम करते समय होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं, चोट है, बीमारी है की स्थिति में जो है आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यही इस एक्ट का जो है बेसिक जो है फंडा है, बेसिक रूल है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लायबिलिटी डज द एक्ट इंपोज ऑन द एम्प्लॉयर? यह अधिनियम नियोक्ता पर कौन सी जिम्मेदारी डालता है? तो यह अधिनियम एम्प्लॉयर पर यह कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि यदि कर्मचारी को काम करते समय चोट या कोई विकलांगता हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। तो यहां हम इसमें आंसर कर सकते हैं टू डिस्चार्ज मोरल ऑब्लिगेशंस बाय पेइंग कंपनसेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एम ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 का उद्देश्य क्या है? तो यह एक्ट जो है का मुख्य उद्देश्य है कि कर्मचारियों को काम करते समय चोट, दुर्घटना होने पर मिलने वाले मुआवजों से जुड़ी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निपटारा और सस्ता समाधान किया जा सके। इससे कर्मचारियों को उनके जो आश्रित हैं, आश्रितों को आर्थिक कठिनाई से राहत दी जा सके। तो यहां हम आंसर कह सकते हैं इसका टू प्रोवाइड क्विक एंड चीपर disposals of compensation disputes. Option B is the correct answer.
नेक्स्ट, द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 किस पर लागू होता है? तो यहां ऑप्शंस में हम लोग देखते हैं माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट्स। बी में दिया गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेलवे, शिप, क्रूज, दोनों ए या बी दोनों हो, या ओनली आर्म फोर्सेस। तो यहां जो हम यह अधिनियम है, सभी खतरनाक जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है और जो प्रतिष्ठान जो कि डेंजरस वर्क में इन्वॉल्व हैं, उन पर ये लागू होता है। जैसे जैसे खदान यानी माइंस में जो है ये लागू होता है, फैक्ट्रीज कारखाने में जहां ये लागू होता है, बागान जैसे कि प्लांटेशंस का काम होता है, वहां भी कुछ डेंजरस वर्क हैं, वहां पर जो है ये लागू होता है। ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिशमेंट पे भी ये लागू होता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में, दुर्घटना के बारे में हम लोग आम दिनों में सुनते हैं, तो वहां भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर भी जो है ये रूल लागू होता है। साथ ही साथ रेलवे, शिपिंग और सर्कस में भी ये रूल लागू होता है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशंस, ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट, सर्कस, शिपिंग, रेलवे, वर्क्स, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, यानी ये दोनों ऑप्शंस ए और बी बोथ आर करेक्ट। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The Employee Compensation Act 1923 is not applicable to which categories? Employee Compensation Act 1923 किस पर लागू नहीं होता है? तो यह एक्ट जो है, यह अधिनियम सशस्त्र बल जो है हमारे, इसको आर्म फोर्सेस हम लोग कहते हैं, के सदस्य को पर लागू नहीं होता है। साथ ही साथ जो ESI एक्ट 1948 के अंतर्गत आते हैं, उन कर्मचारियों पर भी ये लागू नहीं होता है। कैजुअल वर्क जो वर्कर्स जो नियोक्ता मतलब कि एम्प्लॉयर्स के व्यवसाय से सीधे जुड़े नहीं हैं, अगर कैजुअल वर्कर पर ये लागू होगा, लेकिन जो डायरेक्टली कैजुअल वर्कर जो है एम्प्लॉयर से जुड़े हुए नहीं हैं, उन पर ये लागू नहीं होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बोथ यानी तीनों ऑप्शंस जो हमारा ये सही है। तो यहाँ ऑल ऑफ अबव द इज द करेक्ट आंसर। हु इज डिफाइंड एज कमिश्नर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी of the Employees Compensation Act 1923? Employees Compensation Act 1923 की धारा 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में कमिश्नर किसे कहा गया है? तो धारा 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में जो है कमिश्नर्स कहा गया है, उस अधिकारी को कहा गया है जिसे सरकार द्वारा सेक्शन 20 के अंतर्गत वर्क्समैन कंपनसेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कमिश्नर कहेंगे। तो यहां हम लोग आंसर कर सकते हैं ऑप्शन बी में। हम लोग देखते हैं कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 20 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस को पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन पे बात करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज इंक्लूडेड इन द definitions of employer under section 2 subsection 1 clause E of the Employees Compensation Act 1923? धारा 2 शब्द धारा 1 क्लॉज ई में के अनुसार नियोक्ता की परिभाषा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें कोई भी व्यक्ति समूह, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, नियोक्ता का मैनेजिंग एजेंट अगर कोई है तो वो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई है अगर वो तो वो, और कॉन्ट्रैक्टर यदि वह व्यक्ति जिसे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सेवा अगर ली जा रही है किसी नियोक्ता द्वारा, तो वो, ये सभी इसके अंदर जो है एक्ट के अंतर्गत जो है आते हैं और इसको एम्प्लॉयर हम लोग कह सकते हैं। तो एनीबडी ऑफ पर्सन्स इंक्लूडिंग इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मैनेजिंग एजेंट ऑफ एन एम्प्लॉयर, ये भी इसके अंदर आएगा, ये भी इसके अंदर आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉय,
ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एज पर द अमेंडमेंट इन शेड्यूल 2 which category of employees are not covered for compensation under the Employees Compensation Act 1923? शेड्यूल 2 के संशोधन के अनुसार एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 में अब किस श्रेणी के कर्मचारी मुआवजे के लिए शामिल किए गए हैं? तो संशोधन जो अमेंडमेंट जो किया गया, अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल 2 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्लर्क को जो है इसमें जोड़ा गया है। यानी पहले यह अधिनियम मुख्य रूप से खतरनाक उद्योग या फैक्ट्रीज कारखानों पर ही लागू होता था, लेकिन संशोधन के बाद इसमें जो है क्लर्कियल स्टाफ को भी जो है इस अधिनियम के अंतर्गत ले आया गया है। तो यहां हम ऑप्शन के रूप में कह सकते हैं द क्लर्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच कैटेगरी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स आर excluded from the definitions of employee under the Employee Compensation Act 1923? रेलवे सेवक की कौन सी श्रेणी कर्मचारी की परिभाषा से बाहर है? तो वैसे रेलवे कर्मचारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको जो है कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ सब डिविजनल ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर रखा गया है, तथा इसके अलावा शेड्यूल 2 में जिनका जिनका जिक्र किया गया है वो सभी जो है वो कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज की परिभाषा से बाहर है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज कंसिडर्ड एज ए डिपेंडेंट होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923? कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी आय पर पूर्ण रूप से आश्रित डिपेंडेंट इस धारा के अनुसार कौन होता है? तो इस धारा के अनुसार जो है मृत्यु के समय उसकी आय पर जो पूरी तरह से आश्रित हो, जिसको हम लोग होली डिपेंडेंट बोलते हैं, उनको माने जाने वाले जो आश्रित हैं वो कौन कौन होंगे? वो विडो होंगे, ठीक है, विडोड मदर भी होगी, उसके बाद माइनर या लेजिटिमेटेड और एडॉप्टेड सन अगर है कोई तो वो भी माना जाएगा, ठीक है, और अनमैरिड लेजिटिमेटेड और एडॉप्टेड डॉटर अगर कोई है तो वो भी माना जाएगा। तो यहां हम आंसर कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, under section 2 subsection 1 clause G of the Employees Compensation Act 1923, what does partial disablement means? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज G के तहत आंशिक विकलांगता यानी पार्शियल डिसेबलमेंट का क्या अर्थ होता है? तो यहां पार्शियल डिसेबलमेंट का की अगर हम बात करें तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी के अनुसार आंशिक विकलांगता का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि चोट लगने के कारण कर्मचारी की कमाने की क्षमता यानी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जानी चाहिए। अब इसमें दो तरह की कैटेगरीज आएगी। पहला क्या आएगा? टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट, दूसरा आएगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो टेम्पोररी के केस में अगर हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो इसमें कर्मचारी कुछ समय के लिए जो है उस काम को पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा, जो वह दुर्घटना के समय कर सकता था उस क्षमता के आधार पर जो है हम इसका निर्णय करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इसको अगर देखें तो किसी फैक्ट्री में मान लीजिए कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसका हाथ जो है टूट जाता है। जब तक हाथ ठीक नहीं होगा वह उस काम को अपने पूरे एफर्ट के साथ, पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाएगा या उसका स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन वही ठीक होने के बाद वापस अपनी पूरी क्षमता से वो काम कर पाएगा।
इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट। वहीं अगर परमानेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो परमानेंट में दुर्घटना के कारण कर्मचारी की का जो काम करने का जो क्षमता था वो हमेशा के लिए यानी जीवन भर के लिए जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मशीन में अगर किसी व्यक्ति का उंगली कट जाता है या हाथ कट जाता है तो वो जीवन भर जो है उसका जो अर्न करने की क्षमता थी उसमें कमी आ जाएगी। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहां हम इसको कह सकते हैं, तो यहां हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, every injury specified in part 2 of schedule 1 of the Employee Compensation Act shall be deemed to result in which types of disablement? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची से यानी शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में निर्दिष्ट प्रत्येक चोट किस प्रकार की विकलांगता का परिमाण मानी जाएगी। कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 की शेड्यूल 1 में जो है वो दो पार्ट है। पार्ट 1 जो है वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की बात करता है और पार्ट 2 जो है वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की बात करता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या कहेंगे, हम किसको कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति कारखाने में काम कर रहा है और उसका हाथ कट जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षमता जो है वो 100% को खत्म मानेंगे हम। लेकिन वहीं अगर उसकी कोई उंगली कटती है या एक आंख की रोशनी जाती है, दूसरे आंख से वो देख पा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे। तो यहां अब जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट जो है वो पार्ट 2 में इसकी चर्चा की गई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following scenario is an employer legally liable to pay compensation under section 3 of the Employee Compensation Act 1923? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 3 के तहत निम्नलिखित में से किस स्थिति में नियोक्ता मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी यानी जिम्मेदार है। तो रूल कहता है कि अगर कर्मचारी सुरक्षा नियमों को तोड़ता है या सुरक्षा उपकरण हटा लेता है, जो भी काम करने के लिए जो सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं या जो उपकरण दिए गए हैं, या तो वो नियम तोड़ता है या किसी सुरक्षा उपकरण को पहनने से मना करता है या हटा देता है, ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर मुआवजा देने से बच सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि यदि कर्मचारी की इस दौरान मृत्यु हो जाती है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है तो मालिक जो है मुआवजा देने से बच नहीं सकता है, मालिक को हर हाल में मुआवजा देना ही होगा। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एन एम्प्लॉय willful remove safety guard from a cutting machines to speed up productions, the machine malfunctions leading to the employee's tragic death is the correct answer. Next, question number 17. Under the Employees Compensation Act 1923, occupational disease are classified under which parts of Schedule 3? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत व्यावसायिक रोग, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज बोलते हैं, को अनुसूची 3 यानी शेड्यूल 3 के किस भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के शेड्यूल 3 में उन बीमारियों की सूची दी गई है जो खास काम या फैक्ट्री में लगातार काम करने से होती है। जैसे कि केमिकल फैक्ट्री में फेफड़े की बीमारी एक आम बात है। इन्हें 3 भागों में जो है बांटा गया है। इन बीमारियों को जो है टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिनके आधार पर जो है एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी तय होती है। पहला क्या है, पार्ट ए। पार्ट ए में इसमें ऐसी बीमारी आती है जिसके लिए कोई न्यूनतम कार्य अवधि यानी मिनिमम सर्विस पीरियड की जरूरत नहीं है।
अगर कर्मचारी को वो बीमारी हो गई है तो नियोक्ता को तुरंत जिम्मेदार माना जाएगा, जैसे कि इंफ्रारेड किरणों के कारण जो है होने वाला मोतियाबिंद, ये पार्ट ए की सूची में आता है। वहीं पार्ट बी में जो है आने वाली बीमारियों के लिए कर्मचारियों को उन नियोक्ता के यहाँ कम से कम 6 महीना काम करना अनिवार्य है, तभी जो है एम्प्लॉयर जो है लीगल रूप से जिम्मेदार होगा। अब इसमें कौन कौन सी बीमारी लेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए कि लेड या फास्फोरस से होने वाली जो बीमारियां हैं वो पार्ट बी में आती है। वहीं पार्ट सी में ऐसी बीमारी आती है जो बहुत लंबे समय तक धूल या रासायनिक परिस्थितियों में सांस लेने के कारण जो बीमारियां होती हैं, जैसे सिलिकोसिस होता है, या कोयला खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उसको फेफड़े की बीमारी होती है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा तय समय सीमा लागू किया गया है कि इतने समय तक अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवेश में काम करता है उसके कारण जो बीमारी होती है तो वो पार्ट सी की बीमारी कहलाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर एम्प्लॉयर एक है या एक से अधिक भी है तो एक एम्प्लॉयर है तो एक के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी, अगर एक से अधिक है तो एक से अधिक एम्प्लॉयर के ऊपर भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। तो यहां हम इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी में। देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तीनों इसके अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Employer is not liable to pay compensation in which of the following cases? नियोक्ता किन परिस्थितियों में मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहां पर अगर नियोक्ता की बात करें कि किन परिस्थितियों में जिम्मेदार नहीं होगा, तो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की धारा 3 के सब सेक्शन 1 के अनुसार चोट बहुत मामूली अगर होता है और कर्मचारी 3 दिन के भीतर ठीक हो जाता है, अगर ठीक होकर के वो अपने काम पर 3 दिन में लौट आना चाहिए, यानी विद इन 3 डेज जो है वो कर्मचारी अपने काम पर अगर चोट से ठीक होकर के लौट जाता है, ऐसी स्थिति में जो है एम्प्लॉयर जो है जिम्मेदार नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति क्या है कि दुर्घटना के वक्त कर्मचारी कोई नशा किए हुए हो, जैसे कि शराब या किसी अन्य नशा का जो है वो सेवन किए हुए है, जैसे कि ड्रग्स या ड्रिंकिंग, इस केस में भी जो है एम्प्लॉयर को छूट मिलती है। तीसरा कंडीशन क्या है कि कर्मचारी ने जानबूझकर मालिक में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के द्वारा जो सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं, उन सुरक्षा नियमों को, उन सुरक्षा आदेशों को तोड़ता है, या मशीन पर लगने वाले जो सुरक्षा उपकरण अगर लगाए गए हैं किसी मशीन में, उन उपकरणों को जो है पहनने से इनकार करता है या हटा देता है, ऐसी परिस्थिति में जो है वो एम्प्लॉयर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, पर्सनल इंजरी इंक्लूड्स, धारा 3 के अंतर्गत व्यक्तिगत चोट में शामिल है। क्या क्या व्यक्तिगत चोट के अंदर शामिल होगा? तो व्यक्तिगत चोट के अंतर्गत फिजिकल इंजरी तो शामिल होगा ही, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस भी शामिल होंगे, और नर्वस शॉक एंड मेंटल स्ट्रेन ये भी इसमें शामिल होंगे। तो ये तीनों इसके लिए अंतर्गत आते हैं, सेक्शन 3 के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, lung cancer caused by asbestos dust is classified as which types of disease under the Employee Compensation Act 1923? एस्बेस्टस धूल से होने वाले फेफड़े का कैंसर अधिनियम, किस अधिनियम के अंतर्गत इसको रोग माना जाएगा? तो एस्बेस्टस डस्ट के कारण जो बीमारी हो रही है
वो फेफड़े का कैंसर होता है, ये ऑक्यूपेशनल डिजीज की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर काम की परिस्थितियों और कार्यस्थल के वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसे रोगों को अधिनियम में विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि प्रभावित कर्मचारियों को जो है मुआवजा मिल सके। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑक्यूपेशनल डिजीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, डिजीज और फिजिकल कोलैप्स रिजल्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम वर्किंग इन ए extreme hot or cold climate during the course of employments are legally treated under which category? रोजगार के दौरान अत्यधिक गर्म या ठंडे वातावरण में काम करने के कारण होने वाले रोग या शारीरिक विफलता को कानूनी रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? तो हाई कोर्ट के कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए हैं जिसके अनुसार कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के कारण अत्यधिक गर्मी हो, जैसे रेगिस्तान में काम करना, या अत्यधिक ठंडा जगह हो जैसे बर्फबारी हो, जहां बर्फबारी होता हो, कोल्ड स्टोरेज में काम करने जैसी स्थिति हो, ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कर्मचारी काम करता है तो उसे गर्मी की स्थिति में सनस्ट्रोक हो सकता है या हीट स्ट्रोक हो सकता है या हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी हो सकती है। तो कानून इसे केवल एक बीमारी नहीं मानता है, इसे कार्यस्थल पर काम करने के माहौल के में पैदा होने वाले अचानक दुर्घटना के में लगी व्यक्तिगत चोट के रूप में इसे मानता है। यानी इन बीमारियों को जो है लॉ जो है ये नहीं कह, ये बीमारी की श्रेणी में न रख करके पर्सनल इंजरी बाय एक्सीडेंट के रूप में मानता है, और इसके लिए एम्प्लॉयर मुआवजा देने के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होगा, ऐसा कानून माना गया है। तो यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में है पर्सनल इंजरी काउज्ड बाय एन एक्सीडेंट। बीमारी तो है लेकिन इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज न मान करके हम लोग पर्सनल इंजरी काउज्ड बाय एन एक्सीडेंट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द 3 टेस्ट ऑफ डिटरमाइन वेदर एन एक्सीडेंट ऑकर्स आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट? किसी दुर्घटना के रोजगार से संबंधित होने की जांच के लिए 3 परीक्षण कौन से हैं? तो कोर्ट के अनुसार कोई दुर्घटना काम से जुड़ी है या नहीं, यह जानने के लिए 3 बातें देखी जाती है। पहला कि कर्मचारी एम्प्लॉयर का काम कर रहा था या नहीं। दूसरा, वह ड्यूटी पर की जगह पर था, इन प्लेस ऑफ ड्यूटी पर था या उसके आसपास था या नहीं। तीसरा, इंसिडेंटल रिस्क, काम का इंसिडेंटल रिस्क क्या है वो। तो यहां हम इसको आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दिया गया है एम्प्लॉयर्स बिजनेस engagement, place of duty and incidental risk is the correct answer. Next, question number 23, which sections of the Employee Compensation Act 1923 gives the commissioner the power of force an employer to explain a death they may be trying to ignore or overlook? एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 की कौन सी धारा कमिश्नर को यह शक्ति देती है कि वह नियोक्ता को मृत्यु की परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए बाध्य कर सके जिसे नियोक्ता नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हो? तो सेक्शन 10A में कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है और नियोक्ता उसे छिपाने या नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहा है तो कमिश्नर एम्प्लॉयर को मृत्यु की परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा सेक्शन
A is the correct answer. Question number 24. What is the time limit for the employer to submit a statement under section 10A of the Employees Compensation Act? धारा 10A के अंतर्गत नियोक्ता को बयान प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या तय की गई है? तो एम्प्लॉयर को कर्मचारी की मृत्यु की परिस्थिति का विवरण देने के लिए 30 दिनों का इन 30 डेज का के भीतर जो है ये प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो टाइम लिमिट उसको दिया गया है वो दिया गया है 30 डेज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. Which sections of the Employee Compensation Act 1923 place the protective burden of reporting on the employer when a major accident occur on their property? Employees Compensation Act 1923 की कौन सी धारा नियोक्ता पर यह सक्रिय जिम्मेदारी डालती है कि वह अपनी संपत्ति पर हुई बड़ी दुर्घटना की रिपोर्ट करे? तो धारा 10B में जो दिया गया है वो एम्प्लॉयर पर यह लायबिलिटी डाला गया है कि यदि उसके प्रॉपर्टी के अंदर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उसे तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि दुर्घटना को छिपाने का प्रयास एम्प्लॉयर द्वारा न किया जाए और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित रह सके। तो यहां हम कहेंगे सेक्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. फैक्ट्रीज कवर अंडर विच एक्ट आर exempted from section 10B reporting requirement under the Employees Compensation Act 1923? धारा 10B की रिपोर्टिंग आवश्यकता से किन फैक्ट्रियों को छूट दी गई है? तो धारा 10B में जो है साफ साफ लिखा गया है कि जिन फैक्ट्रियों पर ESI एक्ट 1948 जिसको हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कहते हैं लागू होता है, उन्हें यह रिपोर्ट अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। इनको इन नियमों से छूट दिया गया है। छूट मिलने का कारण क्या है? तो जो फैक्ट्री ESI एक्ट के तहत आती है वे पहले से ही दुर्घटना की रिपोर्टिंग ESI कॉर्पोरेशंस के माध्यम से भेजती है। वहां घायल कर्मचारियों का इलाज और मुआवजा भी जो है ESI एक्ट के जरिए ही होता है। इसलिए एक ही रिपोर्ट को अलग अलग जगहों से न भेजना पड़े, यानी डबल रिपोर्टिंग न हो, इससे बचने के लिए कानून में इन्हें धारा 10B के अंतर्गत जो है रिपोर्टिंग से छूट दी गई है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ESI एक्ट 1948 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. Which section of the Employees Compensation Act 1923 requires the employer to provide a specific ground of disclaimer if they claim they are not liable for compensation in case of an employee's death? Employee Compensation Act 1923 की कौन सी धारा नियोक्ता को बाध्य करती है कि यदि वह मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं मानता तो उसे एक विशेष अस्वीकरण का आधार प्रस्तुत करना होता है? तो यहां सेक्शन 10A में जो है कमिश्नर इनिशिएटेड इंक्वायरी जो होता है, जिसके सेक्शन 10A के अंतर्गत आता है। यदि कोई कमिश्नर किसी कर्मचारी की मृत्यु की सूचना कमिश्नर को मिलती है तो वह नियोक्ता को एक नोटिस भेज सकता है। नोटिस के माध्यम से नियोक्ता को वह 30 दिनों के भीतर मृत्यु की परिस्थितियों का विवरण देने के लिए बाध्य कर सकता है। साथ ही साथ यदि नियोक्ता खुद को नॉट लायबल मानता है तो उसे यह स्पष्ट ग्राउंड बताना पड़ेगा कि किस आधार पर वो ये बात कह रहा है कि मैं लायबल नहीं हूं। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा इसमें
ऑप्शन नंबर सी में सेक्शन 10A के अंतर्गत ये आता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 10A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which section of the Employee Compensation Act 1923 deals with employees' liability when a contractor is engaged? Employee Compensation Act 1923 की कौन सी धारा कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करने के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी से संबंधित है? तो सेक्शन 12 यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने व्यापार या व्यवसाय के लिए कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करता है और उन कॉन्ट्रैक्टर ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है और उस कर्मचारी को उस काम को करते समय दुर्घटना होती है या चोट लगती है, तो लायबिलिटी तय की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर के अलावा एम्प्लॉयर भी उतना ही लायबल होगा जितना कि कॉन्ट्रैक्टर। यानी यदि नियोक्ता कोई कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कोई काम करवा रहा है तो कानूनी रूप से एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सेक्शन 12 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एम्प्लॉयर इज लायबल फॉर कंपनसेशन व्हेन कॉन्ट्रैक्टर इज एंगेज्ड ओनली इफ विच कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त करने के लिए नियोक्ता कब जिम्मेदार होगा? तो एम्प्लॉयर तभी मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जब कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा काम दिया गया हो जो नियोक्ता के बिजनेस से संबंधित हो या उसका एक पार्ट हो, या कर्मचारी उसी व्यापार उसी बिजनेस के लिए कार्यरत हो, यानी उसी बिजनेस के लिए जो नियोक्ता द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसी काम को एम्प्लॉय कर रहा था। तीसरा, दुर्घटना जो है उसी स्थान पर होनी चाहिए जहां पर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए नामित किया था। यानी जिस जगह पर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को काम करवाने के लिए टेंडर दिया था और कॉन्ट्रैक्टर ने किसी कर्मचारी को रख करके उस स्थान पर काम करवाया, उसी स्थान पर दुर्घटना होनी चाहिए या उसके आसपास होनी चाहिए। तो ये तीनों शर्तें पूरी होने पर ही जो है एम्प्लॉयर जो है कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यही तीनों बातें इन ऑप्शंस में कही गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कैन ए वर्कमैन रिकवर compensation directly from the contractor instead of the employer? क्या कर्मचारी नियोक्ता की बजाय सीधे कॉन्ट्रैक्टर से मुआवजा ले सकता है? यस, ले सकता है। सेक्शन 12 के अनुसार यदि कोई नियोक्ता ने अपने बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को नियुक्त किया है और कर्मचारी को चोट या लगी है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो कर्मचारी चाहे तो सीधे कॉन्ट्रैक्टर से मुआवजा प्राप्त कर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय या अंतिम कानून जो है लायबिलिटी वो नियोक्ता पर भी आएगी। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन? रोजगार के दौरान अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? तो रोजगार के दौरान का अर्थ केवल कर्मचारी द्वारा किया गया वास्तविक कार्य नहीं है, बल्कि वे सभी कार्य जो रोजगार से स्वाभाविक और आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ हो, वो साथ ही साथ कार्यस्थल और कार्य समय का उचित विस्तार, यानी एनी एंगेजमेंट नेचुरल एंड नेसेसरी टू एम्प्लॉयमेंट and reasonable extension of work hours and workplace. Both are the correct answer. Option D, option B and C is the correct. Next, what does the doctrine of notional extensions primarily cover under the
एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशंस मुख्य रूप से किसे कवर करता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन जो है, यह सिद्धांत उस क्षेत्र को भी रोजगार का हिस्सा मानता है जहां से कर्मचारी कार्यस्थल पर जाने आने के दौरान गुजरता है। यानी यदि कर्मचारी कार्यस्थल तक पहुंचने या वहां से लौटने के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे भी रोजगार से संबंधित माना जाएगा। तो यहां ऑप्शन बी में हम लोग देखते हैं, एरिया विच वर्कमैन पास एंड रीपास व्हाइल गोइंग टू और लीविंग वर्कप्लेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द revised minimum compensation for death under section 4A of the Employee Compensation Act 1923। धारा 4 के सब सेक्शन ए क्लॉज ए के अनुसार मृत्यु के लिए संशोधित न्यूनतम मुआवजा कितना है? तो डेथ के केस में जो है, ये सिनेरियो में सेक्शन 4A में अभी जो है ये डेथ के केस में है आपका 1,20,000। पहले ये डेथ के केस में था 80,000 रुपया, जिसको बढ़ा करके जो है 1,20,000 रुपया कर दिया गया है। वहीं इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में, जिसको हम लोग सेक्शन 4B के अंतर्गत लेते हैं, उसमें ये अमाउंट 1,40,000 रुपया है, जो कि पहले 90,000 रुपया था। तो यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच सब सेक्शंस entitle and employs to reimbursement of actual medical expenditures included during employment injuries। कौन सा उपधारा कर्मचारियों को रोजगार के दौरान लगी चोट के लिए वास्तविक चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का अधिकार देता है? तो सेक्शन 4 का 2 जो है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी को रोजगार के दौरान चोट लगता है तो उसे वास्तविक चिकित्सा खर्च जो है, एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है, को प्रतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। यानी यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों का उसका इलाज का खर्च खुद वहन ना करना पड़े और कानूनी सुरक्षा उसको प्राप्त हो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।